हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टेस्ट नंबर 2992। ठीक है, और अगर उस क्रम में देखें तो ये हमारा है 30 क्वेश्चन टेस्ट नंबर। ठीक है, इसका ये आज फर्स्ट पार्ट है, और इससे पहले हम लोगों ने 24 से सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, मैंने उसमें दे दिया, वहीं मैं शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उसकी पीडीएफ मिल जाए। और उस पीडीएफ को एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल करके ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ उतना ज़्यादा अगर मैं डिस्कशन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना, और जितना हो सकेगा मैं उतना यहाँ कर लूँगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें कहा गया कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से अधिकारों के संबंध में सही है। तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ये सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक दावे हैं। सेकंड है कि ये राज्य पर निश्चित रीति से कार्य करने के दायित्व को आरोपित करते हैं। थर्ड है कि ये समुदाय में व्यक्तियों पर दायित्व आरोपित करते हैं। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें सही हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि चुनावी बांड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसे किसी व्यक्ति या व्यवसाय की इकाई द्वारा नगद या चेक द्वारा किसी भी बैंक से अधिकृत शाखा से खरीदा जा सकता है। सेकंड है कि निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत सभी राजनीतिक दल ऐसे बांड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं। थर्ड है कि इस बांड में 10,000 से 1 लाख रुपए के दो मूल्य वर्गों में जारी किए जाते हैं। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये जो है 1,000 से आपको 1 करोड़ के उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये 10 के गुणज में होते हैं, जैसे तब 1,000 हो गए, फिर 10,000 हो गए, फिर 1 लाख हो गए, ऐसे 10 के गुणज में आपको इसे देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड भी हमारा गलत है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत नहीं है। हमारा जो है लोक प्रतिनिधि एक्ट जो है जो 1991 का, उसकी धारा जो है 24 के अंतर्गत ये पंजीकृत होने चाहिए। और उसमें ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि वहाँ पंजीकृत होने चाहिए ऐसे राजनीतिक दल जो लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 1% तक मतलब वोट उन्होंने प्राप्त की हो पिछले आम चुनाव में। ठीक है, तभी वो बांड ये बांड लेने के पात्र हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद ये जो कहा गया है कि ये किसी भी बैंक से, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये केवल जो हमारी एसबीआई की ब्रांच है उसी से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो देख लेते हैं कौन हमारा डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण हेतु भारत में जेंटल जाइंट समिट का आयोजन किया गया था। तो फर्स्ट है गंगा डॉल्फिन, सेकंड बी है एशियाई हाथी, और सी है भारतीय गैंडर, डी है ब्लू व्हेल। तो ये मतलब बी ऑप्शन सही है। जो भारतीय हाथी एशियाई हाथी है, इनके बारे में बात करता है, क्योंकि अभी इनकी जो जनसंख्या है लगभग 35,000 के समथिंग बची हुई है। बहुत कम जनसंख्या है, बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे हैं ये। तो उसी के बारे में ये हुआ था। तो इसको जो है वॉयस फॉर एशियन एलिफेंट द्वारा इस समिट को कराया गया था, जेंटल जाइंट समिट को कराया गया था, और ये केरल में हमको देखने को मिली थी। ठीक है, तो उन्हीं को जो मतलब बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे हैं उसी के बचाने के लिए ये विशेषकर हुई थी। ठीक है, और जो 35,000 केवल जो एशियाई हाथी बचे हैं, उसमें से शेष केवल मतलब 27,000 हमारे इंडिया में वो पाए जाते हैं एशियाई हाथी। तो इसीलिए इंडिया में समिट देखने को मिली थी केरल में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट है मिशन इनोवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह स्वच्छ ऊर्जा पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु वैश्विक पहल है। सेकंड है कि यह इरेना और यूएनईपी की संयुक्त पहल है। थर्ड है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो देखो ये थर्ड तो हमारा सही है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है, क्योंकि जो है भारत की ही मतलब पथ प्रदर्शक में भारत, फ्रांस और यूएसए के पथ प्रदर्शक में ही 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन ये जो कहा गया है IRENA और UNEP की पहल है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है एक 24 देशों का समूह है प्लस यूरोपियन यूनियन आयोग जो है उसकी ये पहल है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ये जो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन है तो एक वैश्विक पहल है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सही हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ठीक है, तो ये 2015 में ये मिशन इनोवेट किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की
पोषण क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि पोषण क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र में आबादी उस बृहद आकार को संदर्भित करती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र स्वतः निम्नीकृत हुए बिना सतत रूप से आश्रय प्रदान कर सकता है। सेकेंड है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटकों पर निर्भर करते हैं, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो जैविक और अजैविक दोनों घटकों पर निर्भर करता है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पोषण। तो हमारा इसमें देखो सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं हमारे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है हरियाणा भारत में प्याज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। सेकेंड है गुजरात भारत में दूध उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। थर्ड है कि मध्य प्रदेश भारत में पाम ऑयल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। तो देखो ये मध्य प्रदेश पाम ऑयल में नहीं, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये गुजरात में जो दूध उत्पादन के बारे में कहा गया तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा यूपी जो देखने को मिलता है इसमें सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है, ठीक है, मिल्क का उत्पादन होता है। और ये हरियाणा में प्याज उत्पादन, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो टोटल का आपको देखने को मिलेगा लगभग 28%, महाराष्ट्र में टोटल का 28% प्याज का उत्पादन होता है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रिटिश भारत में 1946 में आयोजित प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है मुस्लिम लीग ने 1937 के प्रांतीय चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। सेकेंड है मुस्लिम लीग केवल बंगाल और सिंध में मंत्रिमंडल के गठन में सफल हुई थी। थर्ड है कि एकमात्र पंजाब प्रांत में गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो ये हमारे जो देखने को मिलेंगे ये तीनों हमारे जो स्टेटमेंट सही हैं। तो क्योंकि जो 1946 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें बेहतर प्रदर्शन किया था इसने, और केवल बंगाल और सिंध में मंत्रिमंडल का गठन किया था, और पंजाब में गठबंधन सरकार का इसने गठन किया था। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, 1, 2, 3, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCI के द्वारा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण केवल मालगाड़ियों के संचालन हेतु किया गया है। सेकेंड है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। तो ये गलत है, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया गया है। ये जो हमारे हैं 1989 का जो प्रावधान है भूमि अधिग्रहण प्रावधान, उसके अंतर्गत इसका किया गया है, ठीक है, भूमि का अधिग्रहण। तो हमारा सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा सही हो गया, केवल 1, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसमें देखो 4 अभी इन्हीं घोषणा की गई है। इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है इसकी कि 4 फ्रंट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। एक है तो ईस्ट वेस्ट में जो कोलकाता से मुंबई आपको देखने को मिलेगा, और एक नॉर्थ साउथ है, ये दिल्ली से चेन्नई है। पूर्वी तटीय की बात करें तो ये खड़गपुर से विजयवाड़ा है, और दक्षिणी जो है फ्रंट कॉरिडोर ये चेन्नई से गोवा में। ये 4 फ्रंट कॉरिडोर की घोषणा की गई है अभी, ठीक है। तो इन्हें आप लोग याद रखें, न्यूज़ में था तो ये क्वेश्चन बनने का बहुत ही चांसेस, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लेती है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि हेज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि हेज फंड गैर पंजीकृत निजी निवेशक साझेदारी कोष होते हैं। सेकेंड है हेज फंड अर्हता प्राप्त या प्रमाणित उच्च निवल आय वाले व्यक्तियों हेतु उपलब्ध होते हैं। हेज फंड म्यूचुअल फंडों के समान नियामकीय प्रावधानों के अधीन होते हैं। तो हेज फंड के बारे में बताना है। तो ये जो हेज फंड होता है ये हमारा तो जो इसमें जो ये थर्ड में कहा गया है कि ये हेज म्यूचुअल फंडों के समान नियामकीय प्रावधानों के अधीन होते हैं, तो ये गलत है, ये नियामकीय प्रावधानों के अधीन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, लेकिन ये सेकेंड में सही है कि हेज फंड अर्हता प्राप्त या प्रमाणित उच्च निवल आय वाले व्यक्तियों हेतु उपलब्ध होते हैं। और हेज फंड जो है गैर पंजीकृत निजी निवेशक साझेदार या कोष के होते हैं, और इसमें जो निवेशक की न्यूनतम राशि होती है वो 1 करोड़ रुपए होती है, ठीक है। तो हमारा इसमें 1 और 2 सही हो गया, केवल 2 ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मोरपोल अभिसमय संबंधित है। तो फर्स्ट है जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम से। बी ऑप्शन है कि ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को कम करने से। सेकंड है ई अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनर्चक्रण से। डी है महासागरों में प्लास्टिक अवशिष्ट के निपटान की रोकथाम के लिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए ये एक अभिसमय है मारपोल, ठीक है। इसके बारे में बात करता है, जो उसमें पॉल्यूशन होता है, जो सल्फर की मात्रा जो समुद्र में बढ़ती जा रही है उसके बारे में बात करता है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो वो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि संसद के सदस्यों के निर्णायक मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है संसद में मतों की बराबरी की दिशा में
छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष में मतदान नहीं करता है। सेकेंड है, अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ने अपने निर्णायक मत का कभी भी प्रयोग नहीं किया है। थर्ड है कि राज्यसभा का सभापति निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता है क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये गलत है, क्योंकि वो सदस्य तो नहीं होता है लेकिन वो निर्णायक पद का जो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अगर इसी पे महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो तब वो अपने पद का जो मत नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो कहा गया है कि ये निर्णायक मत नहीं दे सकता है, तो ये तो हमारा बिल्कुल जो है सही है, क्योंकि जो छोड़कर जो सदनों में बराबरी की दशा में लोकसभा अध्यक्ष में मतदान नहीं कर सकता, तो ये तो हमारा कर सकता है। इसका जो है आर्टिकल सदनों में बराबरी की दशा में छोड़कर निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है बिल्कुल, क्योंकि जब बराबरी होती तभी ये इसका प्रयोग कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। वैसे अगर इसमें जो चल रहा हो, जब इस पे महाभियोग चल रहा होता है तो ये निर्णायक पद का नहीं, मत का नहीं, उससे पहले मतलब पहले ही उसका अपने मत का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा ये भी सही है और सेकेंड भी सही है कि इसने अभी तक कभी भी निर्णायक मत का प्रयोग नहीं किया है। तो हमारा 1 और 2 सही हो गया इसमें, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1 और 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया पूर्ण सशक्त यानी टोटिपोटेंसी सर्वश्रेष्ठ रूप में किस क्षमता को संदर्भित करती है। तो फर्स्ट है कि किसी जीव में उसकी एकल कोशिका द्वारा विभाजित होकर सभी प्रकार की विभेदित कोशिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता। सेकेंड बी है कि अपने पोषण के शरीर में विषाणुओं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता। सी है कि मृत प्राय कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को मंद करने पुनः जीवित होने की क्षमता को। और डी ऑप्शन है कि एक विशेष स्थान में कोशिका विभाजन के कारण उद्भिद एवं मुकुलन के विकास में होने वाले नए जीवित की क्षमता। तो इसका ए ऑप्शन सही है कि किसी जीव में उसकी एकल कोशिका द्वारा विभाजित होकर सभी प्रकार की विभेदित कोशिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता को ये टोटिपोटेंसी जो सेल होती है उसके बारे में बात करती है। ठीक है, कि इससे जो है आपको देखने को मिलता है कि ये जो निषेचन के तुरंत बाद जो प्रारंभिक भ्रूणावस्था होती है उसमें इसका निर्माण होता है और ये शरीर के किसी भी अंग का निर्माण कर सकती है, ऐसी इसमें पोटेंसी होती है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि इसके लिए एक बैंक बनाए जा रहे हैं कि जो ये टोटिपोटेंस जो सेल होती है इसको रखने के लिए, ताकि अगर भविष्य में कोई क्षति हो जाती है, जैसे ब्रेन डैमेज हो गया उसकी क्षति के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, लीवर के डैमेज होने के पास उसका बनाने के लिए, किडनी के बनाने के लिए, ये सारे जो ऑर्गन है ये डेवलप कर सकती है, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि हमारा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था संबंधी रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। तो फर्स्ट है, मुद्रा स्वैप का आशय दो पक्षों के मध्य बाद की तिथि और प्रचलित बाजार विनिमय पर दो मुद्राओं का विनिमय करने की कानूनी अनुबंध है। सेकेंड है, यह पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों के लिए उपलब्ध है। तो ये गलत है क्योंकि इसमें सभी सार्क देश इंक्लूड किए गए, न कि पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूड है। तो ये हमारा फर्स्ट तो सही है, सेकेंड गलत हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला नॉर्दर्न अलायंस का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना। सेकेंड है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना। सी है, अफगानिस्तान में तालिबान शासकों का मुकाबला करना। डी है कि अल्प विकसित क्षेत्र में भुखमरी और निर्धनता को समाप्त करना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अफगानिस्तान में तालिबान शासक का मुकाबला करना, ये जो नॉर्दर्न अलायंस का उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ जो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा कि ये तालिबान का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, और अभी भी देखा कि मतलब तालिबान के साथ यूएसए अपने ट्रूप्स निकालने के लिए उसके साथ एग्रीमेंट करके और तालिबान गवर्नमेंट को बाहर कर दिया। ठीक है, और वो निकल गया वहाँ से। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव मुद्दे हैं। देखो बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन है इंक्लूड, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे पूरे साल, तो इन चीज़ों पर आप फोकस करिएगा। ठीक है, तो 15 नंबर में है कि जीएसटी कंपोजिट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करदाता अपने टर्नओवर पर अल्प कर का भुगतान कर सकते हैं। सेकेंड है, करदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र हैं, और इस योजना का उद्देश्य करदाता पर प्रशासनिक बोझ कम करना है। तो देखो ये तो सही है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये करदाताओं पर प्रशासनिक बोझ को कम करना है। लेकिन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले ही छूट दी जा चुकी है। क्योंकि अगर ये अपना जो टर्नओवर है प्रतिवर्ष का 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ का टर्नओवर अगर है तो वो इसके पात्र होंगे, जो ये जीएसटी कंपोजिट स्कीम है, इसीलिए इनको छूट दी जाती है उसमें।
कि कम कर भुगतान के लिए, तो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के ये पात्र नहीं है। ठीक है, तो हमारे 1 और 3 सही हो गए, तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि 1920 के दशक में श्रम आंदोलन साम्यवादियों और उग्रवादियों से प्रभावित और अत्यधिक सशक्त रहा, जिसे संपूर्ण देश में बारंबार होने वाली हड़तालों और प्रदर्शनों के माध्यम से देखा जा सकता है, तथा इसके बढ़ते आक्रोश को निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए थे। तो फर्स्ट है शासकीय गुप्त बाध अधिनियम 1923, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928, व्यापार विवाद अधिनियम 1929 और प्रथम शाही श्रम आंदोलन। तो देखो इसमें ये तो इसमें नहीं इसका प्रयोग किया था, उसने शासकीय गुप्त बाध अधिनियम 1923 का प्रयोग नहीं किया गया था। जो ये श्रम आंदोलन था साम्यवादियों का, इसमें आपको देखने को मिलेगा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928, व्यापार विवाद अधिनियम 1929 और प्रथम शाही श्रम आयोग के बारे में बात करता है ये। ठीक है, इन्हीं के बारे में, तो इसी के बारे में जो लाहौर षड्यंत्र 1929 का हुआ था, ये श्रम विवाद अधिनियम के ही अंतर्गत हुआ था, तो उसके बारे में ये बात करता था। तो हमारा जो ये सही हो गया, तो 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3, 4 हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है पादप हार्मोन दिए गए हैं और कार्य दिए गए उसके। तो एब्सिलिक अम्ल के बारे में बात करता है, वृद्धि अवरोधक, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और एथिलीन फल पकाना। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि एब्सिलिक अम्ल होता है ये वृद्धि हार्मोन्स होता है, और साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप कोशिका विभाजक होता है, और एथिलीन फलों को पकाता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं कि गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अर्थव्यवस्था में असमानता के प्रतिरूप का मापन करने के लिए विश्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। सेकेंड है कि यह गुणांक जितना कम होगा अर्थव्यवस्था में असमानता उतनी अधिक होगी। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो गुणांक होता है जो अर्थव्यवस्था में जितना कम होगा उतनी ही मतलब समानता अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि जो होता है कि पूर्ण समानता की बात करें तो ये 0 होती है, और पूर्ण असमानता की बात करें तो 1 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और ये जो कहा गया है कि इसमें कि ये विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया गया, तो नहीं, ये विश्व बैंक के द्वारा नहीं, ये एक हमारे अर्थशास्त्री थी कोराडो गिनी, जो एक हमारे जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 1912 में इसका जो है इसको तैयार किया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो गया, ना तो 1 ना ही 2। चलते नेक्स्ट में। कहा गया नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में से किसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो फर्स्ट है सरसई नावर झील और रुद्रसागर झील, पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य और लघु कच्छ रण में लवणी दल। तो देखो इसमें जो रामसर कन्वेंशन में है ये तो लघु कच्छ रण स्थलीय लवणी दलदल ये शामिल नहीं है, और पुलिकट भी इसमें शामिल नहीं है। इसमें सरसई नवार झील ये यूपी में पड़ती है, ये भी शामिल है। रुद्रसागर त्रिपुरा की है, और समस्तपुर ये भी यूपी के है, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा 1, 2, 4 हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये शामिल है। और अभी जो रामसर कन्वेंशन की एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें हमारी टोटल 37 साइट हो गई हैं। ठीक है, वर्तमान में अभी तक 27 थी, अभी 10 साइटें बढ़ी हैं, तो हमारी 37 साइटें हो गई हैं। और रामसर कन्वेंशन है क्या, इसकी स्थापना 1971 में रामसर एक शहर में हुई थी ईरान के। ठीक है, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में बात करता है, और उनके मतलब बेहतर विकास के लिए जो उनको संरक्षित रखा जाए उसके लिए बात करता है ये। नेक्स्ट है भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो फर्स्ट है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। सेकेंड है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और थर्ड है कि धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। और फोर्थ है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो देखो इसमें जो कहा गया कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, तो देखो ये धर्म की जो भेदभाव का आधार, ये तो आर्टिकल 14 में दिया गया है, तो ये तो हमारा नहीं है, क्योंकि ये धर्म मूल वंश जाति के बारे में बात करता है। तो ये तो हमारी धर्म की स्वतंत्रता के बारे में नहीं आता है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल जो है उसके बारे में बात किया है। तो ये हमारा पहला तो सही है। ठीक है, कि अभिवृद्धि के करों के बारे में तो ये आर्टिकल 28 में बात करता है इसके बारे में। शिक्षण संस्थाओं के बारे में ये तो 29 में है, तो ये तो हमारा सांस्कृतिक की शिक्षाओं के बारे में, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और ये अंतःकरण की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 25 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 1 और 4 हमारा इसमें सही हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे सिरेमिक मेम्ब्रेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कौन सही है,
तो इसमें इसका उपयोग PM 2.5 प्रदूषकों के पृथक करने हेतु उन्नत प्यूरीफायर में किया जाता है। इन मेम्ब्रेन को एल्यूमिना एवं क्ले जैसे अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। तो ये तो हमारा ये सही है सेकंड, लेकिन फर्स्ट गलत है। 2.5 के बारे में ये बात नहीं करता है। ये जो धातुई प्रदूषण होते हैं उनके बारे में ये बात करता है, जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया और फ्लोरीन हो गया, उन धातुओं के बारे में बात करता है। उनको पृथक करने के लिए प्यूरीफायर, इसका उन्नत एयर प्यूरीफायर का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो हमारा इसमें सेकंड सही हो गया, फर्स्ट गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि 19वीं सदी में हुए एक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह विद्रोह 1831-32 के दौरान बिहार और उड़ीसा के छोटानागपुर और सिंहपुर क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह के आरंभ में मुख्य कारण ब्रिटिश कानून का अधिरोपण करना तथा जिसे वंशानुगत स्थायी प्रमुखों की शक्ति के समक्ष संकट उत्पन्न करना था। विद्रोहियों ने बाहरी लोगों, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, कि संपत्ति को आग लगाकर नष्ट करने का प्रयास किया गया था। किंतु कुछ ही सप्ताहों में ब्रिटिश सेना की सहायता से अंग्रेज इस विद्रोह को दमन करने में सफल हुए थे। तो इसमें बताना है कि ये कौन सा, इसमें किस आंदोलन के बारे में ये बताया गया है। तो इसमें देखो फर्स्ट है संथाल, फिर है हमारा बी ऑप्शन है हो आंदोलन, कोल आंदोलन और मुंडा आंदोलन के बारे में बात करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये जो कोल आंदोलन हुआ था, ये झारखंड वाले और उड़ीसा वाले सिंहभूम वाले क्षेत्र में, उसी के बारे में ये बात करता है। ये 1932 में देखने को मिला था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीमा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो केवल भारत में आयातित वस्तुओं पर उद्ग्रहित किया जाता है। सेकंड है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों सीमा शुल्क आरोपित कर सकती हैं। थर्ड है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आयातित रक्षा उपकरणों को मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई। तो ये तो सही है क्योंकि इनको छूट प्रदान की गई है, लेकिन ये केंद्र सरकारों द्वारा आरोपित किया जाता है, ना कि राज्य सरकारों द्वारा। केंद्र सरकार की जो एक CBEC जो होती है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा बोर्ड होता है, उसके द्वारा ये आरोपित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट में कहा गया है कि ये केवल आयातित, तो नहीं, आयातित और निर्यातित दोनों पे ये किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत हो गए। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, केवल बी ऑप्शन सही हो गया, केवल 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर। इसमें एक्स को इस आधार पर एक सार्वजनिक उद्यान में प्रवेश करने से रोका जाता है कि वह भारत का नागरिक नहीं है। आगे उसे पता लगता है कि उसे राजधानी शहर में निवास करने और घर खरीदने की अनुमति नहीं है। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे निषेध के विरुद्ध अभ्युदन करने और प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे जेल प्रशासन द्वारा उसके धार्मिक ईश्वर की उपासना करने पर रोका जाता है। अब एक्स अपने कुछ मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध रिट दायर कर सकता है। एक्स द्वारा अधिकतम कितनी रिटें दायर की जाती हैं, तो की जा सकती हैं। तो हमारा देखो इसमें देखो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वो 2 रिटें जारी कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो विदेशी, क्योंकि ये इस अनुच्छेद को पढ़ के ये पता चलता है कि वो विदेशी है, इसीलिए संपत्ति नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है कि जो है इनमें प्रोविज़न किया गया है कि विदेशियों और नागरिकों के लिए अलग अलग प्रोविज़न है कि सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्योंकि देखो जो हमारे नागरिकों को है वो आपको देखने को मिलेंगे 15, 16 और 15, 16, 19, 29 और तुम्हारे 30। 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं ये आर्टिकल इनको प्राप्त नहीं है। इसीलिए जो है इनको जो 2 रिटें होगी इनके लिए, क्योंकि ये जो इनकी जो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो कहा गया है उसके लिए जो है तो निवारक निरोध के अंतर्गत जो है आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये रिट जारी कर सकता है, क्योंकि इसको प्राप्त हैं जो ये विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। और जो धार्मिक के बारे में कहा गया है कि धार्मिक उपासना के लिए उसको रोका गया है, तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये रिट दायर कर सकता है। तो 2 ये दायर कर सकता है और किसी के लिए उसके पास कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि संपत्ति खरीदने का आर्टिकल 15 और 16 में अवसर की समानता उसमें दिया गया है, तो ये उसको प्राप्त नहीं है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में कहा गया कि यदि बाघों की कोई आबादी महाराष्ट्र में एक दूसरे से सटे हुए क्षेत्रों में विचरण करती है, तो निम्नलिखित में वन्य जीव अभ्यारण्यों में से किसके उसकी पहुंच से बाहर होने की सर्वाधिक मतलब संभावना है। तो फर्स्ट है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, बी है कि घोड़ाजारी अभ्यारण्य और सी है उमरेड करहंडा वन्य जीव अभ्यारण्य, डी है पक्के टाइगर रिजर्व। तो ये डी ऑप्शन सही है, ये पक्के टाइगर रिजर्व है, वही जो है सर्वाधिक बाहर होने की संभावना है। और इनमें जो है तडोबा अंधेरी ये तो
एक में ही सम्मिलित है। घोड़ा जारी ये भी विचरण कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और उमर कंडरा वन्य जीवाभ्यारण्य ये भी तीनों में मतलब ये एक साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोर निवेश कंपनियाँ मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि CICs विशेषीकृत कंपनियां हैं जो शेयर और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के कारोबार में संलग्न होती हैं। सेकेंड है कि CICs को विनियमित करने का उत्तरदायित्व तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी के द्वारा को सौंपा गया। तो ये गलत है, ये सेबी के अंतर्गत नहीं आती है, ये RBI का जो एक्ट है उसके अंतर्गत NBFC में इनको काउंट किया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन ये विशेषीकृत कंपनियां शेयरों के प्रतिभूति के अधिग्रहण के कारोबार में संलग्न है, तो ये फर्स्ट हमारा सही हो गया। ठीक है, और इसमें जो 100 करोड़ तक निवेश किया जा सकता है, तो ये हमारा सही हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहा ट्रेकिया है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट की सूचना करने के लिए एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है। सेकेंड है स्वदेशी रूप में निर्मित चिकित्सीय वेंटिलेटर, और सी ऑप्शन है कि नाविक सक्षम ट्रैकिंग उपकरण है। डी है कि इनमें से स्वदेशी निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित ड्रोन है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की रिपोर्ट बोल रहे हैं देखो तो सॉरी कभी कभी क्या होता है कि मतलब टंग स्लिप हो जाती है, तो मतलब वर्ड जो जल्दी में निकलते नहीं। चलो कोई नहीं, सब मैनेज कर लेंगे, आप लोग तो समझदार हैं, इतना तो समझ ही जाते हैं। देखो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट की सुरक्षा करने के एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में ये बात करता है जो ट्रैकिया है। ये है क्या ट्रैकिया कि जो हरियाणा की पुलिस ने इसको अभी अपनाया है, जिससे क्या करेगा कि जो जांच उससे की जा सकेगी और जो न्यायालय की कार्रवाई में भी उसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के लिए भुगतान की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह एक अवधारणा है जिसमें लाभार्थी द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के प्रदाता को भुगतान किया जाता है। सेकेंड है या पॉल्यूटर पे सिद्धांत पर आधारित है, तो ये गलत है, पॉल्यूटर पे नहीं, ये हमारा जो हमारा सिद्धांत है बेनिफिशियरी पेज के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन यह जो कहा यह अवधारणा लाभार्थी द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं के प्रदाता को भुगतान किया जाता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा के लिए भुगतान की अवधारणा के संबंध में। तो ए फर्स्ट हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में कहा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो फर्स्ट है कि उन्होंने, देखो ये चीज़ें याद रखा करो आप लोग, क्योंकि सही नहीं ऐसा जो हम लोग पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा खो जाते हैं, और सही और सही नहीं का ये कर लेते हैं, तो इस पर गोला जरूर कर लिया करो, या तो अंडरलाइन इसे कर लिया करो, वरना बहुत जल्दी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, और यूपीएससी इन चीज़ों में बहुत खेलती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन सही सही के दे देगी और एक क्वेश्चन लगातार जो है वो नहीं का दे देती है, तो हम लोग क्या करते हैं सही सही के चक्कर में वो भी गलत कर जाते हैं। ठीक है, जो हमें आता हुआ क्वेश्चन हमारा चला जाता है, नंबर तो जाता ही जाता है, प्लस हमारा माइनस मार्किंग भी लेके जाता है 1/3। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा करिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि कौन सा सही नहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में, तो बताना है कि उन्होंने 1898 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उनके लिए स्वराज मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि भूख, बीमारी और दासता से अज्ञानता से मुक्ति थी। सी है कि वह पश्चिमी और भारतीय शिक्षा के सर्वोत्तम तत्वों के संयोजन का समर्थन करते थे, और डी है उनके दार्शनिक दृष्टिकोण पर उपनिषदों की शिक्षाओं का गहन प्रभाव था। तो जो इसमें कहा गया है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा इनके बारे में गलत है, क्योंकि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1898 की इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इस समय के जो अध्यक्ष की बात करें तो आनंद बोस थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता आनंद बोस ने की थी, आनंद मोहन बोस ने की थी, तो ये हमारा गलत हो गया। और इनको जो है 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था गीतांजलि रचना के लिए। ठीक है, और ये सारे स्टेटमेंट इनके बारे में सही हैं। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह बड़े या व्यापक पैमाने पर प्रचलित और इनमें विभिन्न वस्तुओं का एक साथ पालन शामिल है, या मुख्य रूप से कृषि प्रधान दक्षिण एशियाई देशों में प्रचलित है। तो ये गलत है, ये कृषि प्रधान देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में नहीं है। ये आपको देखने को मिलेंगे जो डेवलप कंट्री हैं, जैसे यूएसए हो गया, तुम्हारा जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये तुम्हारा देखने को मिलता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, न्यूजीलैंड में है, यहाँ देखने को मिलते हैं ये चीज़ें। ये मतलब जो
वाणिज्यिक पशुपालन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड तो गलत हो गया। लेकिन जो फर्स्ट है तो इसमें जो बड़े पैमाने पर प्रत्येक विभिन्न पशुओं को तो नहीं, इसमें एक मतलब एक प्रकार के पशु का पालन किया जाता है जिससे उससे अधिक पोटेंशियल निकाला जा सके। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो डी ऑप्शन सही है इसका, ना ही एक ना ही दो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्थायी जमा सुविधा मतलब एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में बात करता है कि यह बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त तरलता अवशोषित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता करती है। यह बैंकों के विमुद्रीकरण के दौरान उपार्जित अतिरिक्त धन जमा करने की सुविधा प्रदान करने हेतु 2016 में अस्तित्व में आई थी। थर्ड है कि एसडीएफ तंत्र के अंतर्गत आरबीआई बैंकों को उनकी जमाओं के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान नहीं करती है। तो देखो ये हमारा तो थर्ड भी सही है और फर्स्ट भी सही है, लेकिन ये थर्ड गलत है क्योंकि ये 2016 में विमुद्रीकरण के संबंध में नहीं आया था, ये आया था 2014 में, ठीक है। और इसे उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया था, उसी ने उन्होंने ही इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा 1 और 3 सही हो गया इसमें, डी ऑप्शन 1 और 3 हमारा सही हो गया, डी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि लोकसभा के संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि संसदीय विशेषाधिकार केवल संसद के सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। सेकेंड है संसद में दिए गए उनके वक्तव्य को किसी भी सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है। थर्ड है कि संसद को विशेषाधिकारों के अतिक्रमण या सदन की अवमानना हेतु किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अनन्य शक्ति प्राप्त है। विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में करना केवल संसदीय कार्यमंत्री का पर निर्भर है। तो ये गलत है क्योंकि कार्यमंत्री पर नहीं है, संसद के अध्यक्ष पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये तो हमारा सही है कि विशेषाधिकारों के अतिक्रमण और संसद की अवमानना है तो व्यक्ति को दंडित करने का अनन्य शक्ति प्राप्त है। और ये भी हमारा सेकेंड भी हमारा सही है क्योंकि सदन के दिए गए वक्तव्य के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट में केवल संसद के सदस्यों के बारे में तो नहीं, संसद के सदस्यों के अतिरिक्त जो हमारे महान्यायवादी होते हैं उनके बारे में कहा गया है। तो ये महान्यायवादी और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो भी तो उसमें भाग लेते हैं, तो उनके भी विशेषाधिकार इसमें सम्मिलित होते हैं। तो हमारे ये जो है गलत हो गया, ये तो हमारा 2, तो ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है तो देखने को मिलेगा, इसमें तो थोड़ा हमें डाउट लग रहा है कि कार्य मंत्री नहीं, देखो ये इसमें देखो ये कोई स्टेटमेंट हमको सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें केवल सेकेंड ही सही हमें लग रहा है, ठीक है। वही है अनन्य, नहीं, अरे 4 ऑप्शन है, ओ सॉरी, मैं ही नहीं देख पाया एक्चुअली, कोई नहीं। हाँ 2 और 3 दोनों सही हैं इसमें, ठीक है। 2 और दोनों ये सही हैं, ठीक है। और ये दोनों हमारे गलत हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ गलत हैं और 2 एंड 3 सही हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसमें, मैंने कहा थर्ड ही ऑप्शन है, भूल गया, कोई नहीं, सॉरी, गलती माफ़ कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भ्रुकच्छ, शोपारा और पाटल भ्रुकच्छ, शोपारा और पाटल थे। तो मतलब भारतीय प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बताना ये क्या थे। तो हड़प्पाई स्थल थे, महान जनपद के काल के महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे। सी है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुख्य पत्तन थे, गुप्त काल के नगरीय केंद्र थे। तो इसका जो ये ऑप्शन सी सही है, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुख्य पत्तन थे। ये जो भ्रुकच्छ और सोपारा पाटन के बारे में बात करता है क्योंकि जो ये हमारा भ्रुकच्छ और पाटन सोपारा है ये पश्चिमी तट पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो सोपारा था ये तो आपको मुंबई में देखने को मिला था, ठीक है। इसके साथ साथ जो मोजरिस भी एक प्राचीन कालीन पत्तन था जो केरल में था, अरकामेडू ये भी था, ठीक है, जो मन का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण करता है। सेकंड बी है कि राष्ट्रपति द्वारा एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के अभिभाषण किए जाने का कोई अन्य कार्य नहीं होता है। सी ऑप्शन है कि यह यदि वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में होने वाला लोकसभा का विघटन हो चुका हो तो राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना अपने सत्र की शुरुआत कर सकती है। थर्ड है कि डी ऑप्शन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यथा परिभाषित
राज्य और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 8 के अंतर्गत नहीं, अनुच्छेद जो हमारा है 87 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत तो संयुक्त बैठक का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। और इनका प्रोविज़न जो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इनका आर्टिकल 86 और 87 में पूर्ण रूप से इनका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में, ठीक है। तो डी केवल गलत हो गया और सही है हमारे। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत और अमेरिका के मध्य व्यापार संतुलन वस्तुओं में अमेरिका के पक्ष में, सेवा क्षेत्र को का भारत के पक्ष में, मतलब व्यापार संतुलन में वस्तुओं के में अमेरिका के पक्ष में और सेवा क्षेत्र में भारत के पक्ष में है। अमेरिका यूरोपीय संघ के पश्चात भारत हेतु दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। तो इसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें ये पहला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो हमारा भारत है ये दोनों तरफ से भुगतान संतुलन में अमेरिका के से अधिक है। उसका मतलब हम लोग इसमें अमेरिका डेफिसिट में हमेशा दोनों चीज़ों में रहता है, ठीक है। हम लोग उसके फ़ायदे में हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में भुगतान संतुलन है, ठीक है। लेकिन सेकेंड में जो कहा गया है कि ये यूरोपीय संघ के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के संबंध में मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकारी जॉन स्मिथ ने घनी झाड़ियों में बाघ के शिकार के दौरान संयोगवश गुफाओं में प्रवेश के द्वार की खोज की। ये गुफाएं भारत में विश्व धरोहर स्थलों में सम्मिलित होने वाले आरंभिक स्थलों में से एक थी। ये गुफाएं बुद्ध की मूर्तियों और जातक कथाओं के चित्र के साथ बौद्ध धार्मिक कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो परिच्छेद में किन गुफाओं के बारे में बताया गया है? तो फर्स्ट है एलोरा की गुफाएं, बी है अजांता, सी है बराबर की गुफाएं और डी है एलिफेंटा की गुफाएं। तो इनके बारे में बताया गया है। तो देखो इसमें जो हमारी अजांता की गुफाएं हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। ये मतलब शिकार करते हुए इन्होंने खोज की थी जॉन स्मिथ ने, ठीक है। इनकी अजांता की गुफाएं जो बुद्ध के से संबंधित हैं। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उन्हें दमिक वर्गों को संदर्भित करने के लिए दलित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जाता है। M.G. रनाडे द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। उनकी पुस्तक गुलामगिरी महिलाओं और कैरेबिनी गिरमिटिया भारतीय श्रमिकों के मुक्ति से को समर्पित करती है। तो ये गलत है, क्योंकि गुलामगिरी जो थी ये हमारी दास मुक्ति की तो थी, दास मुक्ति के लिए थी। ये जो हमारे अमेरिका में हुआ था, आंदोलन हुआ था दास मुक्ति के लिए, उसी के बारे में ये समर्पित थी। और ये जो महात्मा की उपाधि ये रनाडे ने इनको नहीं दी है। इनको जो विट्ठल कृष्ण जांबेडकर जो थे उन्होंने दी थी, ठीक है। विट्ठल राव कृष्ण जांबेडकर द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। और ये फर्स्ट वाला तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन्होंने दलित वर्गों को संदर्भित करने के लिए सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग करने का श्रेय जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया इनका, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित संगठनों में से किसके साथ भारत देश की सहयोग रणनीति 2019 से 23 का शुभारंभ किया है? तो फर्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी है सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ए ऑप्शन सही है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करता है। इसी के साथ रणनीतिक सहयोग के बारे में इसने की थी। जो इसका कार्य क्या है कि एक लॉन्च किया गया, इसके लिए एक स्लोगन लॉन्च किया गया, परिवर्तन का समय लॉन्च किया गया। इसके लिए स्लोगन जो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति को है उसे सबल बनाना है, मतलब उसे अच्छा बनाना है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ये रणनीतिक समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 39 मैन्युफैक्चरिंग सैंड यानी एम सैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे कांच और फ्लाई एश को पीस कर प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से निर्मित किया जाता है। सेकेंड है इसका उपयोग निर्माण उद्योग में किया जाता है, ठीक है। थर्ड है तमिलनाडु सर्वाधिक एम सैंड का उत्पादक राज्य है। तो जो ये कहा गया तमिलनाडु, तो नहीं, तमिलनाडु नहीं है, सब ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कर्नाटक फर्स्ट है, उसके बाद तेलंगाना है, फिर तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पर है एम सैंड उत्पादन के लिए, ठीक है। और इसका उपयोग उद्योग निर्माण में किया जाता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये कांच और फ्लाई एश के बारे में बताया कि पीस कर बनाया जाता है, तो नहीं, इसमें ये 150 माइक्रोन के जो पत्थर होते हैं उन्हें पीस के बनाया जाता है। जो
जो नदी के रेत में मिलता है, ठीक है। नदी के रेत के विकल्प के रूप में ये देखा जाता है, ठीक है। अगर नदी का रेत नहीं मिलता है तो ये पत्थर से पीस कर बनाई जाती है एम सैंड, ठीक है। तो हमारा इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, केवल 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह खाड़ी सामान्यतः एक गल्फ से विस्तृत जल निकाय होता है तथा अधिक परिविष्ट होती है। सेकेंड है कि जल संधि स्थल का एक सकरा भाग होती है जो 2 विशाल स्थलीय भागों को जोड़ती है तथा 2 जल निकायों को पृथक करती है। तो नहीं, ये स्थलीय भागों को अलग करती है, ना कि पृथक करती है। और ये ठीक है, और जल निकायों को जोड़ती है। तो ये गलत हो गया सेकेंड वाला। फर्स्ट में कहा गया है कि गल्फ विस्तृत होती, तो नहीं, एक खाड़ी सामान्यतः गल्फ से जो है विस्तृत नहीं होती। खाड़ी जो है मतलब सक्रिय होती है और गल्फ जो है विस्तृत होती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे कलकत्ता में जोनाथन डक्कन द्वारा स्थापित किया गया था। इस कॉलेज का प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक विचारों, दर्शन और प्रथाओं को पश्चिमी प्रवासों के संरक्षण प्रदान करना था। तो इसके बारे में बताया गया। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि जोनाथन डक्कन द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी। इसकी स्थापना डेविड हेयर और राजा मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है। डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है। और जो ये कहता है कि मतलब केवल ये पश्चिमी भाषा के लिए नहीं, ये जो हमारी भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा दोनों के बारे में बात करता था, ठीक है। ये भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा दोनों के बारे में बात करता था। ये दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत हो गए। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, गलत सही पूछा गया तो हमारे गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में अंडे देने वाली कोई भी स्तनधारी नहीं पाया जाता है। सेकेंड है सरीसृप की कुछ प्रजातियां वायु में पाल उड़ान यानी ग्लाइडर कर सकती हैं। थर्ड है कि कुछ मत्स्य प्रजातियां अपने जीवनकाल के दौरान अपना लिंग परिवर्तित कर लेती हैं। तो हमारा थर्ड तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो कुछ मछलियां होती हैं वो अपना लिंग परिवर्तन कर लेती हैं। इसमें आपको गोभी मछली देखने को मिलेगी, मोरे ईल देखने को मिलेगी और क्लाउड फिश देखने को मिलेगी, रेस्से देखने को मिलेगी। ये अपना लिंग परिवर्तन कर लेती हैं कुछ समय के पश्चात, ठीक है। और सरीसृप की कुछ प्रजातियां वायु में पाल उड़ान करती है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो हमारे दोनों सही है। लेकिन अंडा देने वाली कोई भी स्तनधारी जो कहा गया है कि भारत में नहीं पाई जाती, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत में कोई अंडा देने वाली इस समय वर्तमान में नहीं पाई जाती है। आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, न्यू गिनी की तरफ ये पाई जाती हैं, जो है जैसे एकिडना हो गया, प्लेटिपस हो गया। तो ये स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ये किस क्षेत्रों में केंद्रित है, ये बताना है। वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग, तो यूरोप में, पूर्वी एशियाई में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर रूस में। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, जैसे देखने को मिलता है, जैसे चीन है, कोरिया है और तुम्हारा जापान है। यहाँ आपको जो है पोत निर्माण उद्योग देखने को बहुतायत में मिलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान वास्तुकला संबंधी उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित स्मारकों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, शीरी का किला और कुवत इल इस्लाम मस्जिद। तो खिलजी वंश के संबंध में कौन से निर्मित हुए थे, इसके बारे में बताना है। तो इसमें देखो ये जो शीरी का किला है ये खिलजी वंश के शासनकाल में ही निर्मित हुआ था और इसका अलाई दरवाज़ा भी खिलजी वंश में ही किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। लेकिन ये कुवत इस्लाम और ढाई दिन का झोपड़ा ये हमारा गुलाम वंश के शासक में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया बोले हमारे। नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन नंबर। हम लोग बहुत करीब हैं अपनी, ठीक है, लक्ष्य की तरफ। संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो फर्स्ट है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना या नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधानसभाओं के परिषदों का उत्सादन या सृजन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये चारों हमारे सही हैं क्योंकि इनमें साधारण बहुमत से किया जाता है क्योंकि इसका आर्टिकल 3 में उल्लेख है नए राज्यों के लिए और जो ये क्षेत्रीय सीमाएँ हैं इसका आर्टिकल 3 में किया गया है और आर्टिकल 1 में ये किया गया है नए राज्यों के लिए। और जो ये है हमारे राज्य विधान परिषद का उत्सादन ये आर्टिकल 169 में किया गया है। तो और ये जो आर्टिकल जो छठी अनुसूची है उसके बारे में असम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में बात करता है। तो और 5वीं अनुसूची ये है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बंगाल की खाड़ी में
प्रवाहित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो फर्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के नदी जलमार्ग में बारंबार परिवर्तन। सेकंड है कि दिल्ली रिज का उत्थान और मालदा गैप का अधिक्षोभण। तो देखो ये सेकंड और थर्ड तो हमारे सही है, क्योंकि दिल्ली रिज का उत्थान हो गया है, क्योंकि यहाँ एक गैप पाया जाता था, उसी का ये पठार के रूप में उठ गया है। इसीलिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ तीनों जो है तीनों अलग अलग क्षेत्र में प्रवाहित होने लगी, क्योंकि गंगा जो है पश्चिमी, जो सिंधु नदी पश्चिमी की तरफ चली गई है, गंगा जो दिल्ली का रिज का उत्थान हुआ है, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र है ये तो हमारी ईस्टर्न की तरफ चली गई, और मध्य में हमारी जो तुम्हारी गंगा रह गई। तो ये हमारा इसके लिए सही है। तो और ये बारंबार परिवर्तन नहीं, केवल एक बार परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो बारंबार परिवर्तन से ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, यूएनईपी द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। तो ए ऑप्शन सही है, जो विश्व आर्थिक मंच है इसके द्वारा ही ये लॉन्च किया जाता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है। और इस बार जो है इंडिया ने सुधार करते हुए इसमें इंडिया की रैंक आई है 76, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के समग्र पर्यवेक्षक में कार्य करता है। सेकेंड है पंचायत एवं नगर पालिका निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधि के अनुसार किया जाता है। तो ये सेकेंड तो हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग है ये दोनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, ना कि पर्यवेक्षक का काम करते। ये जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है ये हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए उनके पर्यवेक्षक और निरीक्षण और उनकी पंजीकरण, मतदाताओं का पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये जो हमारी पंचायती राज और नगर पालिका जो स्थानीय निकाय होती है उनके चुनाव, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB वह अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उसके संबंध में अनुशंसाएं करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह G20 के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। सेकेंड है FSB एक सक्रिय, भारत FSB का सक्रिय सदस्य है। थर्ड है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSB द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि ये वैश्विक स्थिरता जो रिपोर्ट है ये IMF द्वारा जारी की जाती है, ना कि FSB। और ये G20 के तत्वाधान स्थापित किया गया था, FSB का सक्रिय तत्व माना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान इसको रख सकते हैं। और जो ये FSB है वित्तीय स्थिरता बोर्ड, इसकी स्थापना जो G20 के अंतर्गत 2009 में की गई थी, ठीक है। तो हमारा इसमें सही हो गया ऑप्शन केवल एक और दो, डी ऑप्शन हमारा सही है, एक और दो, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकीय प्लेट नहीं है? तो ये बताना है। तो अंटार्कटिका प्लेट, अरेबिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और नाजका प्लेट। तो देखो इसमें जो है जो विवर्तनिकीय प्लेट नहीं है इसके बारे में बताया गया है। तो जो हमारा जो 2 और 4 है, नाजका प्लेट और अरेबियन प्लेट, ये दोनों हमारी विवर्तनिकीय प्लेटें नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो गया। 2 और 4 अंटार्कटिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट ये विवर्तनिकीय है। इसके अंतर्गत टोटल 7 जो है विवर्तनिकीय प्लेटें मुख्य हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो गई, उसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन तो यही है, और अफ्रीकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई। तो ये 7 जो है आपको मुख्य विवर्तनिकीय प्लेटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। और 50 का ये कल आप लोगों को मिल जाएगा टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्दी जितने भी टेस्ट सीरीज है सारे सॉल्व कर रहे हैं और सारे के सारे सॉल्व करके ले जाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनसाइड के जितने टेस्ट हैं फुल टेस्ट उनको भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने भी टेस्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना उसका फ़ायदा हमको एग्ज़ाम में मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ हम लोग अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि देखो अटैम्प्ट करते हैं, अगर भूल उसको मतलब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको हम लॉन्ग टाइम तक ध्यान रख सकते हैं, और जो आता है वो तो हमको आता ही रहता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से यही हमको फ़ायदा मिलता है एग्ज़ाम में, कि वहाँ जब रिकॉल करना होता है ना चीज़ें तो बहुत जल्दी रिकॉल हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही था। और अगर डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसमें जो है इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी ज़रूरत हो उन्हें, ठीक है। और अगर पसंद नहीं आया तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग इसको जो है लाइक या शेयर करें, ठीक है।
और नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, जो अगला डिस्कशन हमारा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।